Hello student, today we are going to learn a new poem. This poem name is Dust of Snow by Robert Frost in First Flight book CBC 10. आज हम इस पोएम के बारे में डिस्कस करते हैं। इस पोएम में हम पहले लेते हैं डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है अ पार्टिकल ऑफ स्नो। और इस पोएम में ये बताया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन राइटर है, और वो अमेरिकन राइटर जिन्होंने अपने लाइफ में सबसे अलग अलग और बेहतर से बेहतर पोएम उन्होंने लिखी, और उनके लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उनकी जो पोएम है, जो पोएटिक डिवाइस और अलग अलग चीजों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रही है। लेकिन भले ही पोएम उनकी छोटी है, देखा जाए ये भी पोएम 2 स्टांजा में कंसिस्ट है और 4 लाइन की दी है पोएम, फिर भी इसमें जो मीनिंग दिया है बहुत ही ज्यादा बड़ा मीनिंग दिया है। उसका जो मीनिंग निकलता है उसका लार्जर मीनिंग हम बोल सकते हैं, डीपर मीनिंग बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा मीनिंग उसका आता है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अर्लियर टाइम में बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिप्रेस रहते थे, ग्लूमी रहते थे और बहुत ही स्ट्रेसफुल रहते थे। मतलब वो चिंताग्रस्त थे, बहुत ही अलग अलग टाइप की चिंता वो करते थे माइंड में। और वो दिन जो चल रहा था उनका वो हमेशा स्ट्रेसफुल रहता था, ग्लूमी चलता था, हमेशा डलनेस उनके माइंड में चलता था। और इसी वजह से उनके लाइफ में एक छोटी सी एक घटना होती है, और उस घटना के कारण वो एकदम से उनका माइंड चेंज हो जाता है। ये इस पोएम में दिया हुआ है। 2 स्टांजा इस पोएम में दिए हैं 4 लाइन के। इसमें हम पहला स्टांजा पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टांजा, Though be a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। यहाँ पर दिया है कि एक बार ऐसा हुआ कि राइटर जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे, और हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे। उसी टाइम में अचानक से एक क्रो आया, और क्रो ने ब्रांचेस को शुक किया। और उस टाइम में ऐसा था कि स्नोफॉल हो रही थी, और स्नोफॉल होते होते और जैसे उसने शुक किया, कुछ पार्टिकल है जो स्नो के पार्टिकल एकदम के राइटर के ऊपर गिर गए, उनकी बॉडी पर गिर गए। तो एकदम से उनके विचारों में परिवर्तन आया, उनके विचार एकदम चेंज हो गए। इसी को उन्होंने बोला कि उनकी जो माइंड में था, जो डिप्रेस चल रहा था, ग्लूमी चल रहा था, वो टेंशन में थे, अभी वो थोड़े हैप्पी हो गई और उनका माइंड थोड़ा चेंज हो गया। और एक घटना थी ये 2 चीजों की वजह से। देखा जाए क्रो इज अ बैड ओमेन। वो बोलते हैं कि जो क्रो रहते हैं, ब्लैक रहते हैं, वो बैड ओमेन के लिए माने जाते हैं। और दूसरी बात, और हेमलॉक ट्री आल्सो सेम, ये भी एक बैड ओमेन मानते हैं, क्योंकि हेमलॉक ट्री का मतलब होता है पॉइजनस ट्री। पॉइजनस एक डेथ के लिए ज्यादा सिंबलाइज करते हैं पहले से। लेकिन उनके लाइफ के लिए, मतलब राइटर के लाइफ के लिए कहीं ना कहीं ये दोनों भी चीजें उनके माइंड को, मेंटल स्टेट को चेंज करने के लिए ज्यादा आगे आई है। मतलब क्रो और हेमलॉक ट्री जैसे वो नीचे एकदम पेड़ के नीचे एकदम खड़े थे, तो वो एकदम से वो ग्लूमी थे, वो टेंशन में थे, वो बहुत ही ज्यादा सैडफुल थे। उनके ऊपर एकदम से पार्टिकल गिर गए, और पार्टिकल के बाद ऑटोमेटिक उनकी जो माइंड है वो थोड़ा चेंज हो गया, मतलब ग्लूमीनेस से एकदम वो हैप्पी हो गए। ये इस पोएम के फर्स्ट स्टांजा में दिया हुआ है। Hello CBSE 10th standard. Today we are going to learn a new stanza, Dust of Snow by Robert Frost. Second stanza. हमने इसके पहले का स्टांजा हमने लिया था। पहले स्टांजा में हमने देखा कि राइटर जो है वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े रहते हैं, और अचानक से एक क्रो है जो है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठ जाता है। वो बाद में ऐसा होता है, कुछ वक्त पहले समझ लो कि वहां पर एक स्नोफॉल हो चुकी है, और बाद में थोड़ा सा उसने क्या किया, वो उसकी जो ब्रांचेस है उसने शुक किए, और शुक करने की वजह से क्या हुआ कि उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है जो उस पेड़ पर थे, वो पार्टिकल एकदम से
जो आइस के पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं, वो राइटर के एकदम ऊपर आकर गिर गए। और उसकी बॉडी पर जब गिरे तो राइटर का जो माइंड था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। एक्चुअली देखा जाए तो वो एक ऐसे थे कि पहले उनके टाइम वो पूरा का पूरा डिप्रेस चल रहा था, ग्लूमी थे, वो बहुत ज़्यादा देखा जाए तो सैड थे। लेकिन फिलहाल उनके ऊपर जैसे वो स्मॉल जो पार्टिकल्स है, जो ऐसे पार्टिकल गिरने के बाद उनकी जो माइंड है वो एकदम से चेंज हो गया। उनका जो सैडनेस था वो एकदम से हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गया। अभी देखते हैं हम सेकंड स्टैंजा में दिया क्या है। देखो उसमें दिया है कि हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जैसे ही वो सॉफ्ट और वो ठंडे और कोल्ड जो आइस के पार्टिकल राइटर के ऊपर गिरे तो राइटर का जो मन है वो जो मतलब उनका क्या हुआ, एकदम से वो चेंज हो गया। उनका माइंड जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। जो पहले अनहैप्पी थे वो एकदम हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गए। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रू। इसका मतलब ये होता है जो बाकी का पूरा जो पार्ट उन्होंने जो पहले बिताया था वो पूरा अनहैप्पी बिताया था। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि वो पहले इतने अनहैप्पी थे, वो सैड थे, सब मतलब कोई चिंता उनके दिमाग में चल रही थी बहुत टाइम से। लेकिन जैसे वो पार्टिकल जो आइस के पार्टिकल उनके ऊपर जो प्रोन उनके ऊपर एकदम से ऊपर डाल दिए थे, तो जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि उनकी जो मनस्थिति थी हम बोल सकते हैं, उसके माइंड था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। वो पहले बहुत सैड थे, बहुत हैप्पीनेस में अभी वो कन्वर्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि राइटर के मन जो है वो चेंज होने के पीछे कहीं ना कहीं वो स्मॉल आइस के पार्टिकल थे। देखा जाए इस पूरे पोएम में दो सिंबलिज्म दिए गए हैं। पहला सिंबलिज्म हम बोल सकते हैं क्रो, और दूसरा यहाँ पर दिया है हेमलॉक ट्री। तो दोनों भी देखा जाए तो ये दोनों सिंबलिज्म में आ जाते हैं क्योंकि ये दो चीजें इसमें दी गई है। और सेकंड बात यहाँ पर ये है कि देखा जाए तो बैड ओमेन माने जाते हैं सोसाइटी के लिए, क्रो और ये हेमलॉक ट्री। लेकिन कहीं ना कहीं राइटर के लिए वो अच्छे साबित हो गए कि कुछ ऐसा एक इंसिडेंट उनके लाइफ में आ गया और उस कुछ मोमेंट के लिए क्यों ना उनका वो माइंड थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा परिवर्तन हो गया, ऐसा मान सकते हैं। पहले का टाइम और अब का टाइम थोड़ा सा बेहतर हो गया, ऐसा इस पोएम में दिया। तो पहले स्टांजा में हमने जो इसमें देखा हमने कि राइटर जो है वो एक पेड़ के नीचे मतलब हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े रहते हैं, तो ऊपर से एकदम अचानक से वो क्रू आ जाता है और वो उसकी ब्रांचेस शुक करता है, तो पार्टिकल उनके ऊपर गिर जाते हैं और थोड़ा उनकी जो माइंड है वो थोड़ा चेंज हो जाता है और एकदम रिफ्रेश लगता है, उनको एकदम पीसफुल लगता है। कहीं ना कहीं पहले का टाइम जो उनका बहुत बुरा गया है वो अभी उनका थोड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा इस पोएम में दिया हुआ है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। तो राइमिंग स्कीम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो राइमिंग स्कीम में देखा जाए तो हार्ट यहाँ पर दिया है, तो ये ए में आ जाता है। मूड ये बी में राइमिंग स्कीम आती है, बाद में तीसरी है पार्ट, फिर से ए आ जाती है, फिर जो है वो बी में आ जाती है। तो ये राइमिंग स्कीम जो है उनकी 4 लाइन की, तो ए बी आ जाती है। और इसके पहले जो भी है वो सेम आती है। उसके बाद हम लेते हैं इस पोएम में एक और एक फिगर ऑफ स्पीच आती है, वो कंप्लीटली आयरनी आ जाती है। तो आयरनी इसमें होता ऐसा है कि पहला स्टांजा देखा तो राइटर को एक ग्लूमी है, लेकिन सेकंड स्टांजा जो है उनका वो थोड़े हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए आयरनी आ जाती है इसमें। और पहला भी अगर पार्ट देखा जाए तो एक पॉइजन हेमलॉक ट्री पॉइजन मान सकते हैं। सेकंड रो भी जो देखा जाए तो इन हेल रिग्रेट यहाँ पर दिया गया है। तो इन पहले और सेकंड स्टांजा में इस तरह से दिया गया। आपने 9th स्टैंडर्ड में उनकी पोएम पढ़ी होगी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम थी, इसका नाम था रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन एक बेहतर पोएम थी, बहुत ही कम मतलब छोटी सी पोएम है, लेकिन इसका में जो मीनिंग आता बहुत बिगड़ आ जाता। देखा जाए ये भी पोएम अगर देखा जाए तो ओनली 2 स्टांजा में कंसिस्ट हो जाती है। 4 लाइन दी है, पहले स्टांजा 4 लाइन, सेकंड स्टांजा में 4 लाइन दी। लेकिन छोटी पोएम होने के बाद भी देखा जाए ये पोएम का जो मीनिंग निकलता है बहुत ही ज्यादा बेहतर निकलता है, जो राइटर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ठीक है, इस तरह से हमने ये जो पोएम है द स्टॉक स्नो हमने कंप्लीट किया है।